आइए अब वक्त है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स का। स्वागत करते हैं हमारे दोनों खास मेहमानों का, विकास सेठी साहब और राजेश पालिया साहब का बिगुल के साथ। एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालिया साहब हमारे साथ हैं और साथ ही सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी साहब भी। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। राजेश जी, शुरुआत कीजिए अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, लॉन्ग टर्म पिक जो आज रहेगी वो रहेगी कैमलिन फाइन। ये स्टॉक में अगर हम सेटअप देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया, उसका ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक अगर हम देखें तो पिछले 3 वीक से हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है। अगर मंथली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से रिकवरी हुई और एक मंथली चार्ट पे भी ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन के आसपास इसने क्रॉस करके लास्ट मंथ ब्रेकआउट दिया है, तो हमें लगता है अब ये स्टॉक में एक अच्छा बड़ा अपमूव यहाँ से बनते हुए दिखेगा। इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे, कोई भी करेक्टिव एक्शन में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी इसमें अडॉप्ट करें। 128 122 ये रेंज एक हम सजेस्ट करेंगे कि इस रेंज में इसको बाय करें। स्टॉप लॉस इस ट्रेड के लिए हम सजेस्ट करेंगे 110 रुपए का, और टारगेट जो हमें लगता है इसमें 170 180 रुपए तक के टारगेट इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से आते हुए दिखना चाहिए। तो स्टॉक का सेटअप अक्रॉस द टाइम फ्रेम पॉजिटिव है, बुलिश टेरिटरी में है और सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ट्रेड सेटअप के हिसाब से, चार्ट सेटअप के हिसाब से हमें लगता है ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहिए और 170 180 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। ओके, 170 180 तक के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए करें खरीदारी। कैमलिन फाइन हमने 90-95 रुपए के आसपास माला माल वीकली में ये स्टॉक रिकमेंड भी किया था। बहुत ही बेहतरीन मजबूत फंडामेंटल वाली ये कंपनी है जहां पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। लगातार सबको अब ये स्टॉक पसंद आता दिख रहा है क्योंकि 115 120 के आसपास आकर रुक जाता था बार बार और वहीं से करेक्ट होता था, लेकिन अब एक बड़ा ब्रेकआउट यहां पर हो चुका है। तो तकनीकी तौर पर भी और फंडामेंटली भी दोनों ही लिहाज से ये स्टॉक बेहद मजबूत, बहुत ही शानदार है जहां आप खरीदारी करके चलें। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी। बताएं सेठी साहब, आपका पिक ऑफ द डे, माफ कीजिएगा सॉरी, आपका लॉन्ग टर्म पिक आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, जहां तक आज के लिए लॉन्ग टर्म पिक का सवाल है, एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैंने पिछले 1-1.5 महीने पहले भी रिकमेंड करा था। स्टॉक का नाम है फिलिप्स कार्बन ब्लैक। ये आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है जो कि भारत की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक बनाने वाली कंपनी है। कंपनी 33 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, प्रेजेंट है। और इस स्टॉक को मैंने आज से 1-1.5 महीने पहले भी 110 रुपए के लेवल्स पर रिकमेंड करा था, तो वो तो फिर शॉर्ट टर्म टारगेट तो पूरे मीटअप हो गए। बट ये स्टॉक मुझे लगता है यहां से बहुत अच्छे अपसाइड के लिए बिल्कुल तैयार है। जिस तरह से कार्बन ब्लैक की डिमांड देखी जा रही है, जिस तरह के वहां पे प्राइजेस में इजाफा हुआ, और दूसरा जो टायर इंडस्ट्री जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, मुझे लगता है ये स्टॉक यहां से बहुत अच्छे अपसाइड बिल्कुल आने वाले 9 से 12 महीने में दिखाएगा। फंडामेंटल्स रॉक सॉलिड है। पिछले साल डिविडेंड दिया 7 रुपए का, डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो अराउंड 4% की डिविडेंड यील्ड है। और वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो 13-14 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 17%, डेट इक्विटी रेशियो 0.32 का है सिर्फ, और बहुत अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। अगर आप देखेंगे FY 17 में सिर्फ 68 करोड़ का प्रॉफिट था इस कंपनी का, जो कि FY 20 में बढ़ के 287 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है इस कंपनी ने। तो मुझे लगता है ये स्टॉक एक बड़ी अपसाइड के लिए अभी यहां से भी तैयार है, और मेरे 9 से 12 महीने में इस स्टॉक में 250 रुपए के टारगेट्स हैं। ओके, तो 250 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए। फिलिप्स कार्बन ब्लैक ये है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से लॉन्ग टर्म पिक, और कैमलिन फाइन साइंसेज जहां पर हमने मालामाल वीकली में भी आपको रिकमेंडेशन दी है, नजर रखिए 170 180 के टारगेट्स के लिए। पालवे साहब की तरफ से पिक। आइए एक पिक विश्वेश जी की तरफ से, विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए दीपांशु, एक बहुत ही बड़ा वाला एंटिसिपेटेड ब्रेकआउट है। अगर ये ब्रेकआउट मटेरियलाइज होता है तो स्टॉक शायद 10% चल सकता है, और स्टॉक का नाम है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो सितंबर में टॉप आउट हो चुका था, और आफ्टर 18 सितंबर के बाद स्टॉक ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स की है लेकिन वो ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। ऑलमोस्ट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर
3 महीने का जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है उसका आज ब्रेकआउट हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 5000 के कॉल में जो 3,30,000 शेयर और जिस हिसाब से ये ब्रेकआउट हो रहा है, मुझे लग रहा है बहुत ही बड़ा मूव आ सकता है डॉक्टर रेड्डी में। तो उसके लिहाज से हम लोग सेफ प्ले करना चाहेंगे तो डॉक्टर रेड्डी का 5000 का कॉल खरीदने की राय होगी। और मुझे लगता है जिस हिसाब से ब्रेकआउट आ रहा है ये स्टॉक एटलीस्ट 5000 के ऊपर जाना चाहिए। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव डॉक्टर रेड्डी का अगर आप 5000 का कॉल ऑप्शन खरीदते हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एटलीस्ट आप अंडरलाइन में 200 या 300 रुपए का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो करंटली 220 के आसपास चल रहा है डॉक्टर रेड्डी का 5000 का कॉल। तो मुझे लगता है 170 के स्टॉप लॉस से वो खरीदना चाहिए और उसमें 280 330 ये दो बड़े टारगेट के लिए डॉक्टर रेड्डी का 5000 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय होगी करंट स्तर के आसपास। ओके, डॉक्टर रेड्डीज का कॉल ऑप्शन खरीदे 5000 वाला, बड़े समय बाद 5000 के पार निकला, 5200 की तरफ बढ़ने की तैयारी। वागले साहब भी लगातार इसको पसंद करते आए और ये आप खरीद सकते हैं 220 में, 170 का लगाएगा स्टॉप लॉस, 280 और 330 के टारगेट। और इसी से मुझे याद आ रहा है डॉक्टर रेड्डी कई बार लगातार सेठी साहब ने भी रिकमेंड किया है दोपहर वाले शो में, जब वो अपनी शॉर्ट टर्म पिक्स देते हैं वहां पर इन्हें भी पसंद है। सेठी साहब डॉक्टर रेड्डीज पर भी राय दीजिएगा और साथ ही अपनी राय दीजिएगा अपने पोजिशनल स्टॉक पर भी। जी, आपका आज स्टॉक कौन सा है पोजिशनल वाला? बिल्कुल अनिल जी, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग मी फॉर डॉक्टर रेड्डी। मैंने इस स्टॉक को कई बार रिकमेंड किया है और बहुत अच्छे रिटर्न्स बहुत ही शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक ने दिए हैं। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है और अपने हाइट से अभी थोड़ी बहुत गिरावट के बाद एक अच्छे लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अब चूंकि बाजार एक एलिवेटेड लेवल्स पे है और लोगों का थोड़ा फोकस डिफेंसिव्स की तरफ, फार्मा और आईटी की तरफ जाएगा, मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डी वुड कंटिन्यू टू डू वेल। तो यहाँ पे भी जिन्होंने लिया हुआ है उनको होल्ड करने की सलाह है या कोई भी गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए डॉक्टर रेड्डीज में। जहां तक मेरा पोजिशनल पिक का सवाल है अनिल जी, एक कॉटन कंपनी है, कंपनी का नाम है अंबिका कॉटन। इस स्टॉक को भी मैंने पहले 710 रुपए में आज से 1 महीने पहले रिकमेंड किया था, अभी 840 के लेवल पे ट्रेड करता है। आज इस स्टॉक को पिक करने की वजह, एक तो ये कोयम्बटूर बेस्ड एक लीडिंग टेक्सटाइल कंपनी है जो कि कॉटन यार्न बनाती है होजरी के लिए, वीविंग के लिए। कंपनी का जो पूरा जो प्रोडक्शन है उसका 60% ये एक्सपोर्ट करती है और ये सेक्टर पूरा फोकस में है बिकॉज पिछले 2 दिन पहले खबरें आई थी कि यूएस ने, चाइना की एक बड़ी कंपनी है उस पे बैन लगाया है, यूएस ने इंपोर्ट पे कॉटन पे बैन लगाया बिकॉज उन पे चार्जेस लगाए हैं स्लेव लेबर के या ह्यूमन राइट्स वायलेशन के। तो उसके कारण से मुझे लगता है दुनिया भर में कॉटन के प्राइसेस में, गारमेंट्स के प्राइसेस में बहुत अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। वो जिस कंपनी पे बैन लगाया है उसका ऐसे माना जा रहा है कि 30% ऑफ चाइनीज प्रोडक्शन उस कंपनी का है और बाकी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। वैल्यूएशंस के लिहाज से 10-11 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है और FIS, BIS भी अराउंड 21.5% इसमें ओन करते हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को पोजिशनल तौर पे ये जो 840 के लेवल पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें बहुत ही जल्दी 7 से 10 दिन में 950 रुपए का टारगेट है। 950 रुपए तक के टारगेट के लिए खरीदना है, अंबिका कॉटन मिल्स में खरीदारी करें। और मेरे ख्याल से अंबिका कॉटन मिल्स तो जैन साहब ने भी रिकमेंड किया है। जैन साहब, आपकी भी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है ना ये स्टॉक? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जैन साहब के जेम सीरीज में भी दिया है और एक बार मैंने इवनिंग वाले शो में भी दिया है और काफी बार दिया। और उस दिन फिर राकेश जी ने भी बहुत अच्छी इंसाइट दी थी एक कि इन्फोसिस के प्रोमोटर्स की भी कुछ स्टेक इसमें थी और उस टाइप का एक वो था जो, तो मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया कंपनी है और सेठी साहब ने भी रेकमेंड किया है, उन्होंने भी काफी बार इसके ऊपर फोकस किया है। तो और बहुत अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से चल रहा है मुझे लगता है और यहाँ से ये 1000 रुपीज के लेवल्स भी आराम से दिखाएगा आने वाले दिनों में। और बहुत कम बार ऐसा होता है कि टेक्सटाइल्स में इतनी अच्छी क्वालिटी, टेक्सटाइल सेक्टर में अच्छी क्वालिटी के फंडामेंटल्स की कंपनियां बहुत कम मिलती है और ये उन्हीं में से एक बेहतरीन कंपनी है। ठीक बात है, अच्छे फंडामेंटल बेहतरीन कंपनी खरीदारी करने की राय इस वक्त आती हुई जैन साहब की तरफ से। आइए पोजिशनल पिक राजेश जी की बात है। राजेश जी बताएं सर, आपका पोजिशनल स्टॉक आज के लिए? तो अनिल जी, आज के लिए जो पोजिशनल पिक है वो केमिकल स्पेस से काफी बजिंग रहा है। केमिकल स्पेस लास्ट वीक में भी और स्टॉक्स में काफी स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने को मिला है। उसी में से हमें सुदर्शन केमिकल काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक का अगर सेटअप देखें तो डेली चार्ट पे एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट लास्ट वीक में देखने को मिला है जो कि 495 के आसपास था। एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है नियर टर्म टाइम फ्रेम पे डेली चार्ट पे और जिस तरीके से इसमें बाइंग एक्शन पिछले वीक में देखने को मिली, काफी बड़े वॉल्यूम एक्शन लास्ट वीक में देखने को मिला। हमें लगता है सुदर्शन
सुदर्शन केमिकल को अब यहाँ से बाय करके चलना चाहिए। स्टॉक के सेटअप के हिसाब से हमें लगता है ये स्टॉक बहुत जल्द यहाँ से 555 570 की रेंज में आता हुआ दिखेगा। करंट लेवल से कोई भी करेक्टिव एक्शन भी आती है तो इसको ऐड करें। 480 का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट जो हमें लग रहे हैं पोजिशनल बेसिस पे 555 से 570 तक के देखने को लगते हैं। ओके, तो सुदर्शन केमिकल्स यहाँ पर रखे नजर। थोड़ा यहाँ पे आपने एक्शन भी देखा है, प्रमोटर की तरफ से हल्की सी सेलिंग हुई थी, पर उसके अलावा स्टॉक बढ़िया मूव आपको दिखा रहा है इस समय। पर आइए कुछ और बढ़िया स्टॉक की रिकमेंडेशन ले लेते हैं। 10 की कमाई के कुछ आइडियाज बाकी हैं। जय, पहले आप बताएं 10 की कमाई के लिए आपने कौन सा स्टॉक चुना है? बिल्कुल दीपांशु, मैं भी एग्री करता हूँ कि फार्मा स्टॉक्स में बहुत ही क्लियरली एक ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है और काफी लाइमलाइट में आ रहे हैं फिर से। तो फार्मा स्टॉक मैंने चुना है 10 की कमाई में, और वो स्टॉक का नाम है नेटको फार्मा, जो 966 पर अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें अगर आप देखें तो क्लियरली एक साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। 1050 पहला टारगेट रहेगा, 1110 का दूसरा टारगेट रहेगा, 1050 एंड 1110 ये दो टारगेट्स के लिए नेटको फार्मा को खरीद कर चलना है 966 के आसपास। दीपांशु, ये जो एक डबल ट्रिपल बॉटम आप कहे कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन के इसमें से जो ब्रेकआउट आया है, इसमें स्टॉप लॉस आज का लो ही रखना चाहिए 920 का। अगर वो होल्ड कर जाता है आज का लो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक इजीली हमारे टारगेट्स अचीव करना चाहिए। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखें दीपांशु, तो काफी बढ़िया ये स्टॉक निकल कर आया। लगभग 100 से लेके 150 रुपए तक का टारगेट ऊपर में, और स्टॉप लॉस केवल 45 पॉइंट्स का। तो 1:2 से लेके 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। सो नेटको फार्मा खरीद कर चल सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे ही एक फार्मा स्टॉक मेरे पास जैकपॉट के लिए भी है, तो जब भी आप कहेंगे तभी वो भी दे दूंगा। बिल्कुल जय, तो आपकी जैकपॉट की कॉल के लिए मैं आता हूं आपके पास। उससे पहले एक बार राकेश जी कुणाल जी से भी उनकी 10 की कमाई का आइडिया ले लेते हैं, फिर आपसे जैकपॉट कॉल लेंगे। बताएं राकेश जी कुणाल जी, 10 की कमाई के लिए कौन सा स्टॉक चुना आपने? दिपांशु, हमारा 10 की कमाई का स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। इस स्पेस के सारे स्टॉक चल रहे हैं। इस स्टॉक ने भी फ्राइडे के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया था, तो करेक्शंस पर इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, अगर एक चार्ट स्ट्रक्चर इसका लॉन्ग टर्म देखें दीपांशु, तो यहां पर एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन पिछले कई महीनों से चल रहा है, और अब ये बिल्कुल जो इस कंसोलिडेशन है इसके लोअर लेवल्स के आसपास स्टॉक ने एक बेस बना लिया है। तो इस स्टॉक में आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो जैसा राकेश जी ने कहा कि डिप्स में इसको अक्यूमुलेट करते चलें, तो अभी जैसे मान लीजिए 650 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 600 से लेकर 650 के रीजन में इसको अक्यूमुलेट करें। ऊपर जो पहला टारगेट है वो 850 रुपए का, 850 का, और इवेंचुअल टारगेट 950 1000 रुपए का है। तो काफी बड़ा सब्सटेंशियल गेन हो सकता है। नीचे के लेवल्स पर इसको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करने की हमारी राय है। में इन्वेस्टमेंट के तौर पर करें खरीदारी आप मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस में। थोड़ी देर में किरण जी हमारे साथ जुड़ेंगे स्पेशल पिक के साथ, लेकिन उससे पहले जय का जैकपॉट, और उसके बाद किरण जी आ रहे हैं आपके लिए फोन लाइन पर, फोन ए फ्रेंड लाइफलाइन के साथ स्पेशल पिक। आइए जय का जैकपॉट। बनाई जाए। जी अनिल जी, जैसे मैंने अभी कहा कि फार्मा स्टॉक्स में क्लियरली एक ब्रेकआउट है, और एक फार्मा स्टॉक ही मैंने जो चुना है वो है सन फार्मा। क्लियरली एक ब्रेकआउट है प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर। तो मंथली चार्ट्स पर ये स्टॉक ने भी बहुत ही एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, और मंथली चार्ट्स पर बंधन बैंक ने दिया, सन फार्मा दे रहे हैं। तो ये सारे अच्छे टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं यहाँ पे। इसीलिए इसका 580 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलने की सलाह है, जो अभी 22 रुपए 50 के आसपास मिल रहा है। इसको खरीद कर चलना है अनिल जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस नीचे में प्लेस करना है 18.50। सो बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बट मुझे सन फार्मा के टारगेट्स अग्रेसिव लग रहे हैं। तो पहला टारगेट मैं दूंगा वो 32 रुपए का है, सेकंड टारगेट बन रहा है 36.50 अग्रेसिव टारगेट अनिल जी। इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छा बन रहा है। 4 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ लगभग 10 से लेके 14 रुपए के टारगेट्स बन रहे हैं ऊपर में। उसका रीजन ये है कि इसमें प्रीवियस मंथली स्विंग है तो निकाल आइए। अब 578 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। 605 रुपए तक मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं नजर आ रहा है इसमें। सो इतना चला है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, मगर यहां से भी बहुत चल सकता है, 605 तक चल सकता है विदाउट एनी रेजिस्टेंस, ऐसा मुझे लगता है। सो इसीलिए सन फार्मा में वेव 3 ऑफ 3 काइंड ऑफ एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, उसमें लगभग एक तेजी हमें बड़ी देखने मिलती है। तो इन दैट एंटिसिपेटिंग दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिस्क रिवॉर्ड के साथ सन फार्मा का 580 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं।
ओके, तो ये आपके लिए राय है 580 वाला कॉल ऑप्शन खरीदने की। सन फार्मा पर सब बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। अब यहां से तेजी, कुणाल जी ने भी आज अपना पिक ऑफ द डे के तौर पर 569 के आसपास दिया था, 585 का टारगेट से बेहद करीब पहुंचता हुआ सन फार्मा। ओके, आइए फार्मा शेयरों में तो आग लगी है, लेकिन एक और बेहतरीन पिक आपके लिए आ रही है। हमारे साथ लाइफ लाइन यूज कर रहे हैं किरण जी, फोन अ फ्रेंड, और जब वो लाइफ लाइन यूज करते हैं शो पर नहीं होते तो जाहिर सी बात है पिक आती है, वो होती है स्पेशल पिक। तो किरण जी की स्पेशल पिक बताएं किरण जी। अरे जी, फार्मा काउंटर से ही ध्यान है। आज सवेरे से चैनल पे सिप्ला, ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, नैटको फार्मा, ये सब फार्मा स्टॉक चलते नजर आ रहे हैं। अभी मेरा बाय रिकमेंडेशन है बायोकॉन पे। बायोकॉन पे बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशंस भी ट्रैक हो चुके हैं। अगर हम 440 और 450 के कॉल ऑप्शन देखें तो लगभग 18 लाख शेयर ट्रैक हो चुके हैं। तो मेरा मानना है कि बायोकॉन बाय करके चलना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 445 का, और टारगेट के लिए मैं मानता हूँ आज शाम तक या कल सवेरे तक आपको 465 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। 465 के आसपास के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करें बायोकॉन में। बायोकॉन जबरदस्त ग्रिप रखते हैं बायोकॉन के काउंटर पर किरण जी, और बड़ी तेजी के लिए ये स्टॉक भी तैयार होता दिखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, शॉर्ट्स यहां पर ट्रैप हो चुके हैं। ओपन इंटरेस्ट 3% जिस तरह से बढ़ा है, स्टॉक 465 की तरफ दौड़ लगाने को तैयार है। कृपया करके फार्मा शेयरों में शॉर्ट ना करें। जैसा कि कुणाल जी ने कहा है, इनमें क्रांति चल रही है। इस क्रांति के ठंडा होने की, क्रांति की मशाल के बुझने के कहीं दूर दूर तक आसार है नहीं। इसलिए प्लीज 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 शॉर्ट ना करें। लॉन्ग करने का मन हो बहुत अच्छी बात है, करें, पैसा बनाएं, ना हो कोई बात नहीं, आराम से इनको बढ़ते हुए देखें, लेकिन शॉर्ट करने की कोशिश, रिस्क ये बिल्कुल लेना ठीक नहीं। देखिए बात करते करते 453 पर डे हाई पर बायोकॉन, ये है कमाल किरण जी का, जो स्टॉक का वो स्पेशल पिक के तौर पर लेकर आते हैं, उनमें सक्सेस रेशियो बहुत 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 हाई लेवल पर आपको नजर आएगा। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जहां पर आपके लिए बेहतरीन एक्शन होता दिखा। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त है। शॉर्ट टर्म पिक्स चलिए, आइए सेठी साहब बताइए पहले आप अपना शॉर्ट टर्म पिक। अनिल जी, जो आज का मेरा शॉर्ट टर्म पिक है, एक एग्री फोकस्ड कंपनी है, एक जबरदस्त कंपनी है, एक एमएनसी स्टॉक है। कंपनी का नाम है बेयर क्रॉप साइंसेस, जो कि अभी 5210 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक जर्मन एमएनसी है, एक लीडर है सीड्स के कारोबार में, क्रॉप केयर, क्रॉप प्रोटेक्शन। भारत में ये करीबन 2 करोड़ किसानों को कैटर करती है। फिर इनके पास एक फार्मा का भी बिजनेस है, जो कि एक जेवी है विथ जाइडस कैडिला। एनिमल हेल्थ के सेगमेंट में भी कार्य करती है। और जिस तरह से अब हम बजट से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मुझे लगता है एग्री सेक्टर, एग्री थीम पे बिल्कुल फोकस करना चाहिए, और वहां से ये दिग्गज कंपनी है। फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% के, रिटर्न ऑन इक्विटी है अराउंड 18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27% का है। एक जीरो डेट कंपनी है, और पिछले 3 साल का अगर प्रॉफिट का कैगर देखेंगे तो अराउंड 18% के कैगर से कंपनी के प्रॉफिट्स में ग्रोथ दर्ज करी है। और एमएनसी कंपनी है तो और कोई दिक्कत है नहीं। एफआईएस अराउंड 21% इसमें ओन करते हैं। तो मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही शॉर्ट टर्म में, ये जो 5210-20 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 5400 तक के लेवल्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 5150 रुपए। 150 के स्टॉप लॉस के साथ करनी है आपको खरीदारी। ये है राय आपके लिए इस वक्त आती हुई बेयर क्रॉप साइंस। ये एक बेहतरीन स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय है। आइए अब शॉर्ट टर्म पिक लेनी है हमें राजेश जी की भी। राजेश जी बताइए आपका स्टॉक आज के लिए। हाँ तो अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक जो रहेगी आज वो रहेगी पॉलीकैब। ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से पिछले 3 वीक से देखें तो एक काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली, और डेली चार्ट के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कि ब्रेकआउट हुआ था करीब 970 के आसपास। एक कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट डेली चार्ट पे 970 के आसपास हुआ है, और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से वो ब्रेकआउट को सस्टेन किए हुए। और जिस तरीके से वॉल्यूम एक्शन और बाइंग एक्शन इस स्टॉक में पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिली, हमें लगता है कि ये स्टॉक अब शॉर्ट टर्म में एक अच्छा अपमूव यहां से देता हुआ दिखना चाहिए। 1009 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 975 ये स्टॉप लॉस से इसको बाय करेंगे, और हमें लगता है शॉर्ट टर्म में जो टारगेट आना चाहिए वो करीब 1100 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो पॉलीकैब बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म में एसपीएल मिड कैप सेक्टर में।
ओके, तो पॉलीकैब ये है शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर खरीदारी करने की राय। बेहतरीन स्टॉक यहां पर भी मजबूती के साथ 1100 के लक्ष्य लेकर चलिए, ये है राय आपके लिए राजेश जी की तरफ से आती हुई। आइए बढ़ते हैं आगे। वागले साहब के लिए तैयार है एक बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, मैं जाऊंगा डॉक्टर रेड्डीज के साथ। विश्वेश जी ने जो कहा मुझे वो दिखाई दे रहा है, जो विश्वेश जी ने कहा मुझे भी वो बड़ी मूव दिखाई दे रही है। 5020 के ऊपर जैसे ये निकला है, पता है ये एक 150 से 200 रुपए की मूव आज और कल में देना चाहिए। मेरा 5220 का टारगेट होगा। अभी 5055 के आसपास है। यहाँ पर बाय करें, 20-30 रुपए नीचे आएगा तो ऐड करें। मेरा 5000 का स्टॉप लॉस होगा। 5000 के नीचे जाता है तो काट ले, आपकी रिस्क सिर्फ 50-55 रुपए होगी। ऊपर में 150 रुपए का रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए। 1:3 का ट्रेड सेटअप बनता है। 5200 के पार ये स्टॉक जाना चाहिए 1 से 2 दिन में। ओके, 5000 का स्टॉप लॉस लगाए और ये 5200 की तरफ जाने की तैयारी में, लेकिन 5220 के रखे हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज और डॉक्टर अभी विश्वेश जी ने भी रिकमेंड किया। विश्वेश जी, आपने भी 10 की कमाई में कही था 5000 के आसपास सर, आपने कहा 5000 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए 220 में, 200 से 330 के टारगेट रॉकिंग। बताएं सर क्या करना है, होल्ड करें अभी भी? वागले साहब को धन्यवाद भी देना आपका बाकी है। देखिए अनिल जी, मैं 2 मिनट लूंगा। हमने 10 की कमाई में जो पिछले स्टॉक रिकमेंड किए, HSL हिसार 30% अप है। हमने KEI इंडस्ट्री रिकमेंड किया था, वो भी 30% अप है। और आज भी जो हम स्टॉक रिकमेंड करने जा रहे थे वो भी उसी कैटेगरी में है। और जहां तक डॉक्टर रेड्डी की बात है तो मुझे लग रहा है स्टॉक 5500 की ओर जा सकता है सर। 5000 के कॉल में 3,30,000 शेयर का OI है और ये 3 महीने का साइडवेज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। और जैसे सेठी साहब ने कहा और मेरे ख्याल से बसीन साहब भी यही चीज कर रहे हैं कि अगर मार्केट एलिवेटेड है और डिफेंसिव कुछ चलना है तो जो नहीं चला है वही चलेगा। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर रेड्डी को रुकना नहीं चाहिए। यहां से डेफिनेटली हम एटलीस्ट 150-200 रुपए का मूव देखेंगे तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए अनिल जी। हमारा जो कॉल ऑप्शन हमने रिकमेंड किया था ऑलमोस्ट 270 रुपए हो गया है। मेरे हिसाब से वहां पे भी होल्ड करनी चाहिए और अब बहुत बड़ा मूव देख सकते हैं करंट लेवल से। ओके, तो ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज। विश्वेश जी ने यहाँ पर थोड़ी देर पहले कॉल दी थी विश्वेश के विशेष में, और देखिए स्टॉक जबरदस्त तेजी पकड़ते हुए डेज हाई पर, और हमारे काफी सारे एक्सपर्ट्स ने स्टॉक को पसंद किया है। पर विश्वेश जी, आपकी 10 की कमाई का आइडिया सर बताएं, कौन सा स्टॉक चुना है? दीप 10 की कमाई का जो स्टॉक मैंने चुना है वो भी फार्मा स्पेस से है और मैं वेट कर रहा था काफी टाइम से पेशेंटली, बट मेरे से पहले जय ने रिकमेंड कर दिया और मेरी और जय की जो चॉइस है वो मोर और लेस सिमिलर होती है और चार्ट ट्रेडिंग भी सिमिलर होती है। स्टॉक है नेटको फार्मा। देखिए मैंने सन फार्मा रिकमेंड किया था मोरन ट्रेडिंग के दिन 500 रुपए में, 580 हो गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि सिमिलर सॉर्ट ऑफ मूव नेटको फार्मा में आना चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल 2 मंथ का साइडवेज कंसोलिडेशन है जिसको आप फ्लैग कह सकते हो और आज जब उसका ब्रेकआउट आ रहा है तो मुझे लग रहा है नेटको फार्मा यहां से मिनिमम 1150-1200 की ओर जाना चाहिए और कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम मंथली चार्ट के ऊपर बना रहा है। तो मुझे लग रहा है नेटको फार्मा में आज जो प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है वो डेफिनेटली कंटिन्यू होना चाहिए। स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा नीचे रखिए, 900 रुपए के स्टॉप लॉस रखिए और मुझे लगता है कि अगर यहां से फॉर सम रीजन 950 मिलता है, 930 मिलता है तो ऐड करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ये बहुत ही बड़ा लार्ज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, 16,000 मार्केट कैप और मुझे डेटा चेक कर रहा था तो मुझे इतना समझ में आ रहा है स्टॉक का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट इज फैंटास्टिक। यहां से मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक में डेफिनेटली आप 15 से 20% की तेजी दे सकते हो। तो मेरी ओर से भी नेटको फार्मा की खरीदी की राय होगी। करंट स्तर पे 900 रुपए का स्टॉप लॉस और 1150-1200 के टारगेट रहेंगे नेटको फार्मा में। ओके, तो बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए नेटको फार्मा पर। इस समय विश्वेश जी की तरफ से ये कॉल आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताया सुमित जी। दीपांशु, फार्मा पूरा सेक्टर फ्लेवर में है। सुबह हमने बाय कॉल दिया था, ओपनिंग कॉल, और अब जो दूसरा कॉल अभी फार्मा का रडार पे आया है वो है औरोबिंदो फार्मा। 914-915 का भाव चल रहा है।
जस्ट अभी ब्रेकआउट आ रहा है। बाकी फार्मा स्टॉक्स के कंपेरेटिवली ऑरो फार्मा थोड़ा सा धीरे चला है, लेकिन अब ये भागेगा। 915 916 के आसपास स्पॉट लेवल के हिसाब से ट्रेड कर रहा है, इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। औरोबिंदो फार्मा में 920 वाला कॉल 42 रुपए 43 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। औरोबिंदो फार्मा पिछले 7 दिनों में बहुत छोटा कैंडल बना रहा है। आज फार्मा सेक्टर में पूरे में मोमेंटम है। औरोबिंदो फार्मा जस्ट अभी ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया बैठ रहा है। स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। स्टॉक यहां से मेरे को लगता है ऊपर के अंदर 930 रुपए से लेकर 950 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखाएगा। नीचे में 895 का स्टॉप क्लोज होगा। औरोबिंदो फार्मा में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 930 950 के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट्स के लिए 920 वाला कॉल यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। नीचे में 32 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 52 रुपए से लेकर 58 रुपए तक के टारगेट्स औरोबिंदो फार्मा के 920 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक और सेक्टर मजबूत दिख रहा है, यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, इसके लिए खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। बिल्कुल, तो औरोबिंदो ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर सकते हैं या फिर स्टॉक भी आप खरीद सकते हैं। जबरदस्त तेजी के लिए स्टॉक तैयार होते हुए दिख रहा है। नजर रखें यहां पर नजर रखनी है कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स पर। पूरे बाजार में अच्छी तेजी, और आज सुबह हम आपको बता भी रहे थे मिड कैप स्मॉल कैप में बढ़िया एक्शन है। हमने आपको कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी दी हैं। फोर्स मोटर्स, जरा इस स्टॉक पर नजर डालिए और जबरदस्त उछाल इस पर आपको आते हुए दिख रहा है। 13.5% की तेजी इस स्टॉक पर आपको आती हुई दिख रही है। तो जबरदस्त एक्शन फोर्स मोटर्स पर। जी बिजनेस एक्सक्लूसिव खबर का डायरेक्ट इंपैक्ट जो इनका मर्सिडीज के साथ टाइप है और उनके कुछ हाई मार्जिन व्हीकल्स अब ये भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे। तो फोर्स मोटर्स जी बिजनेस एक्सक्लूसिव खबर का इंपैक्ट, जबरदस्त तेजी स्टॉक पर आती हुई दिख रही है। इसके साथ ही हमने आज सुबह आपको बताया भी था और अनिल जी ने आपको स्पेसिफिकली कहा था कि आज या फिर आने वाले कुछ समय के लिए मिड कैप स्मॉल कैप्स यहां पर रखनी है नजर। कई सारे ट्रिगर्स आए हैं, सर्किट फिल्टर रिविजन भी हुआ है और अब एम्फी की तरफ से उनकी जो बाई ईयरली क्लासिफिकेशन होती है स्टॉक्स की, लार्ज कैप मिड कैप की, वहां पर भी चेंजेस अगले महीने आने वाले हैं। तो उससे पहले किस तरह के बदलाव हो सकते हैं, कौन से स्टॉक्स पर आपको रखनी है नजर, किस तरह के चेंजेस आएंगे, जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताएं, एम्फी क्या है संभावित चेंजेस? बिल्कुल, आप देखिए एएमआरपी की जो कैटेगरी के जो चेंजेस हैं या जो फ्रेश लिस्ट है वो 5 जनवरी तक आने की संभावना बताई जा रही है। साथ ही आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट जारी की है जिनके मुताबिक कई ऐसे स्टॉक से 4 से 5 ऐसे बदलाव हैं जो कि लार्ज कैप में होते हुए दिख सकते हैं। साथ ही अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो करीब 11 से 12 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें बदलाव होते हुए दिख सकते हैं। इंटरेस्टिंगली सबसे पहला नाम जो आता हुआ दिख रहा था वो येस बैंक का था। ये लिस्ट वो है जो मिड कैप से लार्ज कैप में ये स्टॉक्स शामिल होते हुए दिख सकते हैं, शिफ्ट होते हुए दिख सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम येस बैंक का आता हुआ दिख रहा है। अदानी एंटरप्राइज भी आता हुआ दिख सकता है। पीआई इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और जुबिलेंट फूड। हालांकि जुबिलेंट फूड की जो प्रोबेबिलिटी है वो हल्की सी कम है, लेकिन ये बाकी जो 4 स्टॉक्स हैं उनकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि मार्केट कैप, जो एवरेज मार्केट कैप होता है पिछले 6 महीने का, उसको कंसिडर करते हैं और रैंक करते हैं और उस हिसाब से इसमें बदलाव किए जाते हैं। लार्ज कैप से मिड कैप में कौन से स्टॉक्स फिसलते हुए दिखेंगे? यूनाइटेड ब्रेवरीज, कॉनकॉर्ड, जीआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 4 की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। एमआरएफ और एनएमटीसी की पॉसिबिलिटी कम है लेकिन आ सकते हैं। स्मॉल कैप से मिड कैप में कौन से स्टॉक्स हैं जो कि शिफ्ट होते हुए दिखेंगे? लॉरस लैब में इनका नाम आता हुआ दिख रहा है। इंडिया मार्ट इंटरमेश, साथ ही नवीन फ्लोरो, डिक्सन टेक, आलोक इंडस्ट्रीज, एस्ट्राजेनेका, दीपक नाइट्राइट, बॉम्बे बर्मा, सुविन फार्मा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि लिस्ट में फिलहाल शामिल होते हुए दिख सकते हैं। और साथ ही जो स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मिड कैप कैटेगरी में थे लेकिन अब स्मॉल कैप कैटेगरी में फिसलते हुए दिख सकते हैं, उसमें सिम्फनी, फ्यूचर रिटेल, कजारिया सेरामिक्स, अपोलो टायर, वी गार्ड, पीवीआर और चोला फाइनेंस, ये स्टॉक्स हैं जो कि आते हुए दिख सकते हैं। फिलहाल ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से रिपोर्ट है और ये संभावित चेंजेस हैं, इस पर आपको नजर रखनी है। बिल्कुल, तो जिस तरह से हम एमएससीआई रीबैलेंसिंग पर नजर रखते हैं, स्पेशली फॉरेन फंड फ्लोज के लिहाज से डोमेस्टिक फंड्स किस तरह से रीक्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वहां पर ये जो एम्फी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की लिस्ट आएगी अगले महीने, वहां पर नजर रखनी पड़ेगी। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से सेबी के भी ऑर्डर आए थे रीक्लासिफिकेशन के कुछ महीने पहले, फरवरी से अनुमान था ये लागू हो जाएंगे, उस का भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो इन सारे स्टॉक्स पर नजर रखिए। फिलहाल तो ये एक प्रोविजनल रिपोर्ट आई है, पर नजर रखनी पड़ेगी कि ये स्टॉक कैसे एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऑलरेडी ऐसे नाम हैं इस लिस्ट में जहां पर आप एक्शन बनते हुए ऑलरेडी देख रहे हैं। एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये एक इंटरेस्टिंग पिक है और सुमित जी मेरे को याद है आप लगातार इसमें अच्छे ब्रेकआउट्स भी करते हैं। इनकी ओएफएस से पहले एक उछाल आया था, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट भी हुआ। अब क्या दोबारा मूवमेंट के लिए तैयार दिखता है ये स्टॉक एचएएल?
860 के ऊपर जैसे ही निकलेगा दीपांशु तो फिर एचएल के अंदर हलचल देखने को मिलेगी और फिर स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाएगा और बढ़िया मूव दिखाएगा। 860 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करता है तो आप मान के चले 8 से 10% का अपसाइड मूव एचएल के अंदर देखने को मिलेगा। 900 सवा 900 रुपए तक के लेवल जल्दी ही इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे और लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में स्टॉक वापस से 4 डिजिट में यानी 1000 के ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। कोई भी डिप आती है तो एचएल में खरीदारी कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें और यहां पे फ्रेश खरीदारी की जा सकती है जिसमें 920 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो नजर रखें एचएएल, ये एक स्टॉक है जो एक्शन में है। यूनाइटेड ब्रूरीज, ये भी एक स्टॉक था जिसके बारे में देवांशी ने बात करी और विश्व जी, मेरे को याद है कुछ दिन पहले यूनाइटेड ब्रूरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स दोनों पर ही आपने रिकमेंडेशन दी थी क्लोजिंग शो में। आई थिंक यूनाइटेड स्पिरिट्स पर तो टारगेट आ गए, बताएं यहां पर क्या करना चाहिए और यूनाइटेड ब्रूरीज पर भी एक फ्रेश व्यू दें। थैंक यू सो मच दीपांशु, आपने मेंशन किया। देखिए थोड़े दिन पहले हमने मैकडबल पे बाय दिया था और हमारा जो टारगेट था वो प्रिसाइसली 590 का था। आज का 590 का लेवल हो चुका है, तो मुझे लगता है देखिए 600 के कॉल में राउंड अबाउट 6.5 लाख शेयर्स हैं, ये यहाँ पे शायद रुकेगा। लेकिन यूबीएल दीपांशु, मुझे लगता है कि यूबीएल अगला रॉकेट है, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से 1100 के कॉल में ओपन इंटरेस्ट था वो अनवाइंड हो चुका है और वीकली में 3 वीक के कंसिस्टेंट हाई के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यूबीएल स्ट्रेट हेडिंग फॉर 1200 रुपए। इनफैक्ट जब मैंने इनिशिएट किया था 1080 के आसपास और मेरा एकमात्र टारगेट था 1200 रुपए, तो मुझे लगता है स्टॉक प्रॉफिट में है। लेकिन अभी भी अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप 1080 का स्टॉप लॉस कर लीजिए और बाय करिए 1200 रुपए के टारगेट के लिए यूबीएल। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कंजम्पशन चीजें जो है वो चलती रहेगी। यूबीएल इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो यूबीएल अभी भी खरीदारी करके चल सकते हैं 1200 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो यूबीएल में 1200 का टारगेट रखें और करते रहें खरीदारी। शुक्रवार को भी करें, सोमवार को भी करें और जो भी दिन आपको पसंद हो वो दिन करें, अपने अपने हिसाब से करें। ये बात है आपके लिए विश्वेश जी की तरफ से खरीदारी करने के लिहाज से। आइए बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने आती हुई दिख रही है। सरकारी सूत्रों से बताने के लिए तैयार है हमारे संवाददाता, दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ चेतन भूटानी। चेतन, बताइए किन शेयरों के लिए खबर है, किस सेक्टर के लिए खबर है और क्या है खबर? सर, जो अभी हम खबर ब्रेक करने जा रहे हैं फुटवेयर सेक्टर के लिए बहुत बड़ी खबर है। स्पेशली 2 से 3 कंपनीज जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि मैक्सिमम इंपैक्टफुल रहेगा वो है मिर्जा इंटरनेशनल और लिबर्टी, बिकॉज ये 2 कंपनीज को सबसे ज्यादा फायदा होगा। भारत सरकार ने 2 अहम क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स फाइनली इशू कर दिए हैं। इनफैक्ट जी बिजनेस ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था सितंबर में कि भारत सरकार ऐसे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स इशू करने वाली जो डोमेस्टिक फुटवेयर इंडस्ट्री को बहुत फायदा पहुंचाएंगे। और अब भारत सरकार ने ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया कि 1 जुलाई 2021 से फुटवेयर मेड फ्रॉम ऑल रबर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू कर दिया जाएगा। दूसरा जो भारत सरकार ऑर्डर इशू कर रही है वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फुटवेयर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2020। ये भी 1 जुलाई 2021 से लागू कर दिया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव फुटवेयर जैसे जो भी जैसे पर्सनल प्रोटेक्शन में आते जैसे जूते, हाई एंकल बूट्स, चप्पलें, रबर की चप्पलें, रबर के जूते, जो भी इसमें होते हैं पॉलीमेरिक मटेरियल्स में से यूज होते हैं, तो उसका जो चीप इंपोर्ट है वो भारत सरकार ऑफिशियली अब बंद करवाना चाहती है और 1 जुलाई 2021 से जो मैंडेटरी नॉर्म्स होंगे वो इन प्लेस हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर डोमेस्टिक कंपनीज के लिए और काफी राहत फुटवेयर इंडस्ट्री को इधर आते हुए। ये है आपके लिए राय इस वक्त फुटवेयर इंडस्ट्रीज के लिए बड़ी राहत। 2 बड़े नोटिफिकेशन और 2 बड़े ऑर्डर्स आ चुके। तो चेतन, आप ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुके हैं सरकार की तरफ से या सोर्स बेस्ड खबर है कि अभी आने बाकी है? नहीं सर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। हमारे पास एक कॉपी भी है नोटिफिकेशंस की जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत सरकार डेफिनेटली इसके चीप इंपोर्ट्स कर्व करना चाहती है और 1 जुलाई 2021 से इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद रहेगी इस ऑर्डर के थ्रू। तो और उस ऑर्डर में ऑफिशियली बहुत बड़ा लिखा भी हुआ है कि 1 जुलाई 2021 से ये 2 ऑर्डर्स जिसका नाम है रबर एंड पॉलीमेरिक मटेरियल फुटवेयर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फुटवेयर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2020, ये दोनों 2021 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। ओके, ये आपके लिए ऑफिशियल खबर आती हुई, यानी कि ऑफिशियल खबर है यानी पक्की खबर है, सोर्स बेस्ड नहीं है। खबर आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है और ये है वो स्टॉक जो सुमित जी को बेहद पसंद है और सुमित जी ने कई बार इसे रिकमेंड किया और सारे के सारे टारगेट्स उनके हासिल होते हुए दिखे। सुमित जी, 400 कुछ बड़ा दम दिख रहा है इस स्टॉक में, मिर्जा इंटरनेशनल।
इंटरनेशनल और ये जैसे ये न्यूज का डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, वैसे ही मिर्जा और लिबर्टी दोनों में मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है और मिर्जा इंटरनेशनल के अंदर लास्ट 5 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। 59 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखा सकता है जिसमें 64-65 के इमीडिएट टारगेट बनेंगे और ये लेवल टूटने के बाद 70 रुपए तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है 55 रुपए 50 पैसे के पास है। इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से ये सपोर्ट है, तो पोजीशंस बना के चले, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें। ऊपर में 65 रुपए तक के लेवल जल्दी ही देखने को मिलने चाहिए मिर्जा इंटरनेशनल के अंदर। ओके, तो ये है राय आपके लिए मिर्जा इंटरनेशनल पर आती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और वक्त है न्यूज प्रीव्यू सेगमेंट का। न्यूज प्रीव्यू सेगमेंट में आज हमारे साथ जुड़ रही है कंपनी, वो है इंडोरामा सिंथेटिक्स। टेक्सटाइल सेक्टर पूरा सुर्खियों में, स्टॉक्स बड़ी तेज दौड़ लगा रहे हैं, एक्शन भरपूर होने जा रहा है। उसी पर बातचीत करने के लिए हमने इंडोरामा सिंथेटिक्स को बुलाया है आज हमारे कार्यक्रम में। 1989 से कंपनी ने अपना कारोबार शुरू किया है। पॉलिस्टर के कारोबार में सबसे लीडिंग मैन्युफैक्चरर ये कंपनी है और पूरी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इनकी। नागपुर में टेक्निकल कोलैबोरेशन किया है इन्होंने जापान, जर्मनी और यूएस की कंपनियों के साथ में, और लगभग सारे टेक्सटाइल से रिलेटेड जो कामकाज है वो ये कंपनी करती है। हमारे साथ कंपनी के सीएमडी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ओम प्रकाश लोहिया साहब। लोहिया साहब अपने इस फैमिली बिजनेस को लंबे समय से देख रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से ग्रेजुएट करने के बाद अपने फैमिली कारोबार में आए हैं और उसके बाद कई अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं, कई कंपनियों के बोर्ड पर वो हैं और एक लीडिंग कंपनी उन्होंने पॉलिस्टर के क्षेत्र में बनाई है, इंडोरामा सिंथेटिक्स को। लोहिया साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और सबसे पहला सवाल यही कि इस वक्त जो बड़ी बातें चल रही है सरकार को लेकर कि टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर सरकार बड़ी पॉजिटिव हो रही है, ये समझा जा रहा है कि लगभग 20,000 करोड़ का टेक्निकल टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य में 15 से 20% सालाना बढ़त की गुंजाइश सरकार देख रही है। बताएं कैसे हासिल होगा सर ये? इस पर वो सरकार इंडस्ट्री से व्यू भी मांग रही है, सजेशंस भी मांग रही है, तो हमने सोचा आपसे बात की जाए, आपके अनुभव का लाभ उठाया जाए। बताएं सर। एक्चुअली अनिल जी, काफी सालों से इंडिया में जो फोकस था जी सर, वो कॉटन के ऊपर था और सिंथेटिक एक्चुअली इग्नोर हो रहा था। इसके लिए इंडिया का एक्सपोर्ट भी अगर देखें तो सालों हम टारगेट बनाते थे और अचीव नहीं होता था। पर इस साल, पिछले 1 साल से गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि सिंथेटिक को अगर हम नहीं टारगेट करेंगे तो हम अपना एक्सपोर्ट और लोकल इंडस्ट्री की ग्रोथ टेक्सटाइल की नहीं कर पाएंगे। इसको देखते हुए पिछले 8-10 महीनों से सरकार का पूरा फोकस सिंथेटिक मैनमेड फाइबर को प्रमोट करने का है और उसी को देखते हुए अभी जो पीएलआई स्कीम भी जो टेक्सटाइल के लिए आ रही है उसके अंदर भी फोकस पूरा मैनमेड को प्रमोट करने का है। इसमें मैं ये बता दूं कि इंडिया में वर्ल्ड में 65% मैनमेड फाइबर कंज्यूम होता है, प्रैक्टिकली 2/3, जबकि इंडिया में करीब 40-45% है। और अगर हम एक्सपोर्ट भी देखें इंडिया से तो 25% टोटल एक्सपोर्ट का मैनमेड का है और 75% कॉटन है। तो ये जब तक हमारा टारगेट, तो अभी गवर्नमेंट ने ये देखते हुए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री 140 बिलियन की है उसको बढ़ा के 280 बिलियन अगले 5 साल में करने का टारगेट है और उसको रियलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने मैनमेड फाइबर पर, टेक्निकल टेक्सटाइल पर फोकस किया है ग्रोथ के लिए। ठीक है, मैं समझता हूं सर राइट ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जी लोहिया साहब आप अपनी बात पूरी करें। जी सर प्लीज बोलिए। नहीं, एक्सपोर्ट प्रमोशन जो आप कह रहे हो, एक्सपोर्ट प्रमोशन में ऑलरेडी सिंथेटिक एंड रेयन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। अब टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए भी गवर्नमेंट अलग से एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाने की सोच रही है। अगर वो दोनों होती है तो डेफिनेटली इससे और भी इस इंडस्ट्री को बल मिलेगा।
ठीक बात है। तो ये टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट देने की कोशिश, दो बड़ी वजह जिससे टेक्सटाइल सेक्टर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो एक्सपोर्ट से फॉरेन करेंसी और या यूं कह के विदेशी मुद्रा आप कमाते हैं एक्सपोर्ट करने के बाद, और दूसरा ये वो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रोजगार देने के लिए जाना माना जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से भी और आपकी फॉरेक्स के लिहाज से भी ये सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, ये तो बात हुई एक्सपोर्ट के लिहाज से। अब थोड़ा सा मुझे अंदाजा ये दीजिए कि घरेलू मार्केट में क्या चल रहा है। ये फेस्टिव सीजन कैसा रहा है टेक्सटाइल कंपनियों के लिए, किस तरह की डिमांड आई है और क्या डिमांड आगे भी बरकरार रहेगी, इसके कुछ संकेत हैं क्या सर? एक्चुअली टेक्सटाइल सेक्टर में डेफिनेटली अप्रैल और मई के अंदर तो जैसे लॉकडाउन था, पर जून से लॉकडाउन खुलने के बाद में धीरे धीरे सेक्टर में डिमांड भी आई। खाली डिमांड अर्बन सेक्टर में जैसे मॉल्स वगैरह बंद थे तो जो ब्रांडेड गुड्स थी उसमें थोड़ी सी डिमांड कम थी, पर टोटल में डिमांड अच्छी थी। एक्सपोर्ट की डिमांड भी अच्छी थी और डोमेस्टिक की डिमांड अब प्रैक्टिकली इट हैज कम बैक टू प्री कोविड और लिटिल बिट लोअर। और सिंथेटिक की अगर बात करें तो सिंथेटिक में हम देख रहे थे कि सितंबर अक्टूबर तक आके वी हैव कम टू प्री कोविड लेवल ऑफ डिमांड, एंड डिमांड तो अच्छी है पर अभी थोड़ा सा दिक्कत ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कारण रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी की थोड़ी दिक्कत अक्टूबर नवंबर में आई है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल आ रहा था बाहर से उसमें डेफिनेटली कुछ दिक्कतें आ रही है, बट वो एक दो महीने में सप्लाई चेन आई थिंक विल बी स्टेबलाइज। ठीक बात है। तो थोड़ा बहुत जो इश्यूज है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का वो भी शायद अगले महीने 2 महीने में ठीक होता दिखे। अब जो लोग टेक्सटाइल सेक्टर पर बुलिश हो रहे हैं, लोग मान रहे हैं कि भाई पिछले कई सालों से टेक्सटाइल सेक्टर में कैपेसिटी नहीं बढ़ी है, अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है। क्या इंडस्ट्री कुछ ऐसे संकेत दे रही कि अब यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ रहा है? पहली बात। दूसरा, क्या कुछ नए कैपेसिटी आने की संभावनाएं दिख रही है? तीसरा, 3 से 5 साल का अगर कुछ इन्वेस्टर्स का व्यू है कि टेक्सटाइल सेक्टर को निवेश के तौर पर देखा जाए तो क्या भविष्य उज्ज्वल दिखता है सर आपको? देखिए, अभी जो पिछले साल से मैं देख रहा हूं कि गवर्नमेंट की टोटल पॉलिसी में ये आ रहा है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ाया जाए और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जो दिक्कतें हैं उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे सिंथेटिक के अंदर हमें पिछले 4-5 सालों से दिक्कत आ रही थी कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी लोकल में नहीं होती थी और इंपोर्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी थी रॉ मटेरियल के ऊपर। अभी पिछले साल बिगनिंग में गवर्नमेंट ने जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी वो हटा दी, क्योंकि गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि अगर हम कोई भी लोकल बढ़ाना चाहते हैं या एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं तो अगर रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं होगा तो कोई भी चीज कैसे ग्रो करेगी। तो दैट इज आई थिंक इज द बिगेस्ट थिंकिंग इन द गवर्नमेंट हैव चेंज्ड इन आत्मनिर्भर के अंदर। जो बात है कि गवर्नमेंट हर एक सेक्टर को देख रही है कि कहाँ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी अगर पूरी होगी तभी एक्सपोर्ट या लोकल बढ़ेगा। तो आई थिंक दैट इज अ स्टेप व्हिच इज हेल्पिंग आल्सो दिस इंडस्ट्री कि हमारे जो पीटीए जो पर एंटी डंपिंग ड्यूटी थी वो हटा दी। गवर्नमेंट कंसिडर कर रही थी कि एमईजी के ऊपर भी ड्यूटी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का, वो भी पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने उसको भी कैंसिल कर दिया कि अभी हम एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाना चाहेंगे, क्योंकि हमको लोकल को या एक्सपोर्ट को इंडिया से प्रमोट करना है, लोकल इंडस्ट्री को। तो आई थिंक दिस चेंज इन द माइंडसेट is definitely helping every industry in every I will not say only this but every industry। तो इसको देखते हुए टेक्सटाइल में भी काफी, because India is integrated, we have cotton surplus, मैनमेड फाइबर में भी काफी कैपेसिटी है, पर रॉ मटेरियल की जो प्रॉब्लम थी उसको गवर्नमेंट ने रियलाइज किया और ठीक किया है, उससे अब ये सेक्टर भी बढ़ेगा। और प्लस पीएलआई स्कीम के अंदर जो फोकस आ रहा है वो स्कीम भी 2-3 महीने के अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगी, उससे काफी इन्वेस्टमेंट करने की मैं सोचता हूं कि उम्मीद है और इससे ग्रोथ भी होगी, क्योंकि इंडिया चाइना के बाद इंडिया ही इंटीग्रेटेड है, यहाँ पर पूरी चेन है, तो इसका फायदा इंडिया को अब आगे जरूर मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए पूरे टेक्सटाइल सेक्टर पर राय, और जो लोहिया साहब का अनुभव है वो उन्होंने आपको सेक्टर आउटलुक के तौर पर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद लोहिया साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और सेक्टर पर बातचीत करने के लिए। तो ये जी
बिल्कुल, तो ये है आपके लिए इंडोरामा सिंथेटिक्स का मैनेजमेंट। और आज स्टॉक 10% के ऊपरी सर्किट पर भी ट्रेड कर रहा है। इसकी वजह एक ये भी है कि आज से स्टॉक का सर्किट फिल्टर की लिमिट भी बढ़ी है, 5% से 10% किया गया है। ये एक लिमिट बढ़ी है। हमारे साथ विश्वेश जी भी कार्यक्रम में हैं और उनकी भी एक बेहतरीन पिक आपके लिए आने की तैयारी में, तो बस हम उनके साथ भी जुड़ेंगे और उनसे भी एक बेहतरीन पिक लेंगे। इस बीच बाजार फिर से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी बार बार 13,300 के आसपास सपोर्ट लेकर ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी 30,000 के लेवल को होल्ड करता हुआ विश्वेश के विशेष बिगुल। बताएं विश्वेश जी। सर फार्मा फ्लेवर में है और मैंने कैश पिक चुनी है फार्मा में, जो बहुत ही ब्रिलियंट कंपनी है और मुझे लगता है कि रिलेटिवली कम चली है। वो है एफडीसी करीबन 350 रुपए के आसपास चल रहा है कैश में, और जिस हिसाब से बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है लास्ट 5 दिन में, एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्राइंगल है और स्लाइटली मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से 2 महीने का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कर रहा है। मुझे लगता है एफडीसी खरीदना चाहिए यहाँ पे, जिस हिसाब से ब्रेकआउट है वीक मंथली चार्ट के अंदर मोमेंटम बाय में। मुझे लगता है बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस, मतलब 335 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए। जो टारगेट बन रहे हैं 377 और 395, मतलब ऑलमोस्ट आप यहां से क्विकली 10% मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो एफडीसी में। तो फार्मा चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ओवरऑल फार्मा के मोमेंटम में ये स्टॉक जो है कैश का स्टॉक है, ये रिलेटिवली लेसर रिस्की बेट हो सकता है हमारे वो निवेशक के लिए जो छोटी क्वांटिटी में कैश में खरीदना चाहते हैं। तो एफडीसी खरीदिए करंट लेवल के आसपास, 335 का स्टॉप लॉस रखिए, 377 और 395 के टारगेट के लिए। ओके, तो बड़े टारगेट के लिए खरीदना है। यहां पर 10% का मूव, 15% का मूव तुरंत आने की तैयारी में एफडीसी में। अब आप देखिए फार्मा शेयरों में जो बड़ा एक्शन बना था लार्ज कैप शेयरों में, अब वो मिड कैप शेयरों में फैलता हुआ नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं 377, 395 के टारगेट के लिए विश्वेश जी की राय है यहां पर खरीदारी करने की, और स्टॉक डे हाई पर ट्रेड करता हुआ अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। जय का जैकपॉट, और उसके बाद करेंगे शो का समापन। जय के लिए बिगुल। बताएं जय। अनिल जी, आज के सेशन के और एक मैं फार्मा कॉल देना चाहूंगा। इनफैक्ट फार्मा क्लियरली एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम में है और एक स्टॉक फिर से जो ब्रेकआउट दे रहा है, इनफैक्ट फॉलोअप दे रहा है, बाइंग इंटरेस्ट इसमें देखने मिल रहा है, वो है लुपिन का 960 का कॉल ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना चाहिए। वो एक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ एनर्जी में देख रहा था कि वो बेहतर बन रहा है। ये मिल रहा है करीब 36 रुपए के आसपास, इसको खरीदना है अनिल जी। यहाँ पे हमें नीचे में स्टॉप लॉस प्लेस करना है लगभग समवेयर अराउंड 26 पर। अब 36 पे खरीदे, 26 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट जो बन रहा है वो 47.50 का है, दूसरा टारगेट बन रहा है 54 का। 47.50 एंड 54 ये दो टारगेट्स के लिए लुपिन का 960 का कॉल ऑप्शन खरीदे। इसमें भी अनिल जी क्लियरली 50 डैमा के ऊपर आज एक फॉलो बाइंग देखने मिल रही है और जो हिसाब से इसमें भी ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, 38% रिट्रेसमेंट इसका भी हो चुका है प्रीवियस एक राइज का। तो सारे ही फार्मा स्टॉक्स में मुझे ऐसा लग रहा है, खास करके सन फार्मा हो कि लुपिन हो, डॉक्टर रेड्डीज हो जो विश्वेश ने दिया था, ये सारे स्टॉक्स में लगभग 2-3 महीनों में हमें करेक्शन देखने मिला और वो करेक्शन खत्म हो चुका है और एक फ्रेश लेग ऊपर की तरफ स्टार्ट हो रहा है ऐसा लग रहा है, और सारी बॉटम पे मिल रहे हैं। तो ये लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छे होते हैं, इसलिए खरीद कर चलने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त लुपिन पर। और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जिस तरह से फार्मा स्टॉक्स बड़े रिकमेंडेशन में आ रहे हैं, आज जैन साहब भी अभी बचे हुए समय में पढ़ाई करके कल लगता है कि एक जैन साहब के जेम्स में फार्मा शेयर आने की संभावना है। बनती है जैन साहब कल फार्मा शेयर आने की संभावना? नहीं, बिल्कुल। फार्मा में देखिए मैं लार्ज कैप्स पे ऑलरेडी बहुत बुलिश था और काफी स्टॉक्स रेकमेंड किए और एफडीसी मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है जो कि अभी विश्वेश जी ने किया और कल बिल्कुल कोशिश करूंगा। बाकी फार्मा बहुत बड़े रनअप दे चुके हैं अनिल जी, तो इसलिए मैं जेम्स में क्या हो थोड़े से अभी मैं ऑटो इंसुलरीज और इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ जो स्टॉक्स चले नहीं है, इंडस्ट्रियल्स वाले। आज भी वैसा ही टाइप का मैंने जो स्टॉक लाया था, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल और मटीरियल्स वाले जो स्टॉक्स है, मेटल्स वाले, यहाँ पे भी अच्छी चाल आएगी। तो लेट्स सी अनिल जी, आज शाम को पता चलेगा जब मैं 4:30 से लेकर 6 बजे तक रिसर्च करता हूं, तब निकलते हैं स्टॉक्स। सो आई ट्राई टू सर्टेनली कम अप विद अ गुड फार्मा स्टॉक। बिल्कुल ठीक।
ये टाइम बहुत बढ़िया है, शुभ समय 4:30 से 6 बजे के बीच में। अगर आपको भी कोई रिसर्च करनी है तो आप भी उसी वक्त करें, क्योंकि जैन साहब उस वक्त करते हैं, शायद उस समय कुछ मुहूर्त समय ऐसा, वो घड़ी वो बल बहुत बेहतर रहता होगा, तभी इतने जेम्स निकल कर आते हैं। तो आप भी अपने आप जेम्स ढूंढने की कोशिश करें इसी ग्रह नक्षत्र में, इसी कुंडली में, इसी वक्त में, ये आपके लिए भी बढ़िया रहेगा। चलिए आइए, आप सभी से विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, वाघे साहब, विश्वेश जी, जय ठक्कर साहब और साथ ही जैन साहब, आप सभी मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। आप सब लोगों से निवेदन है, प्लीज अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम आज के शो का समापन। जय हिंद।